हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस एंड सर्वे एंड लॉस असेसमेंट ICS 01 ठीक है, जो सर्वेयर का एग्ज़ाम है उसके लिए उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज। ये इस बुक का एडिशन है नवंबर 2020। ठीक है, तो इस बुक में दो चैप्टर हैं, दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस और सेकंड पार्ट है पार्ट 2 सर्वे एंड लॉस असेसमेंट। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज रिस्क एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिस्क एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अभी रिस्क का कंसेप्ट क्लियर होगा आगे। तो कहते हैं इंश्योरेंस का मीनिंग समझने के लिए भी कि इंश्योरेंस क्या है, हाउ इट ऑपरेट्स इन इट्स नेसेसरी हैव क्लियर आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क। कहते हैं इंश्योरेंस का वो जानने के लिए, मीनिंग जानने के लिए हमें पहले रिस्क का जो रिस्क टर्म है उसका मीनिंग क्या है वो जानेंगे। इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, और रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेज और कितनी तरह के होते हैं रिस्क वो जानेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स उसके रिजल्ट क्या होंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा उसका, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द टर्म रिस्क हैज़ सेवरल मीनिंग। तो जो रिस्क टर्म है उसके बहुत सारे मीनिंग है। कहते हैं जो अगर ऑर्डिनरी मैन है एक जो स्ट्रीट पे है उसके अकॉर्डिंग रिस्क का मीनिंग है एक्सपोजर टू द डेंजर, कि हाँ जी कोई भी खतरा उसको वो रिस्क मानेगा ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, अगर डिक्शनरी की बात करें तो उसमें डिफाइन किया गया है रिस्क को एज ए हैज़र्ड्स, हैज़र्ड्स भी एज ए रिस्क है। चांस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज, चांसेस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज कि जो बैड रिजल्ट के कितने चांसेस हैं, हज़ार्ड्स हो गया। एक्सपोजर टू मिस चांस, ठीक है, और मिस चांस के कितना एक्सपोजर है, ठीक है, कितना वो हो सकता है उसको, तो उसको हैज़ार्ड्स, डिक्शनरी में रिस्क को हैज़ार्ड्स कहा गया है। ठीक है, हाउएवर फिर भी कहते हैं अगर बोर्ड सेंस में देखें तो ओवरऑल देखें तो रिस्क का मीनिंग क्या है। रिस्क का मीनिंग है इट इज़ द एक्सपोजर टू द इवेंट्स विच कैनॉट बी प्रिडिक्टेड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी विच इज़ थॉट ऑफ एज ए रिस्क। कहते कोई ऐसे इवेंट्स का एक्सपोजर जो प्रिडिक्ट नहीं किया गया, ठीक है, और वो बाद में एब्सोल्यूट हुआ, बिल्कुल हुआ, उस तरह के रिस्क को हम, उस तरह की मतलब जो इवेंट्स हैं उनको हम रिस्क कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर कहते देयर इफ इज़ अ चांस दैट आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन देयर इज़ अ रिस्क। कहते अगर ऐसा चांस जहाँ पे आउटकम मीन्स कोई रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है तो वहाँ पे रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मीन्स के रिस्क से हमें खतरा भी हो सकता है और हमारे लिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये हम आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा और कि कैसे पॉजिटिव है वो। तो सेकंड पॉइंट है इसमें देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ सर्टेनिटी इन लाइफ। कहते जो लाइफ है वहाँ उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। मीन्स लाइफ में कुछ भी किस टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे बिजनेस, कमर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। जो फर्म्स हैं जैसे कोई कंपनी होगी वो उसको भी कोई वो सफ़र कर सकती है, कोई लॉस है उसको लॉस हो सकता है, डिस्ट्रक्शन उस चीज़ की डिस्ट्रॉय होगी उसकी प्रॉपर्टी बाय फायर या फ्लड, फायर या फ्लड की वजह से जो कंपनी है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस में चलेगी, उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, फायर, फ्लड या साइक्लोन की वजह से। ठीक है, फर्दर देर आर सेवरल अदर अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ एनी बिजनेस। कहते हैं बिजनेस के साथ भी कुछ अनसर्टनिटी होती है जहाँ पे रिस्क होता है। ठीक है, तो काफ़ी अनसर्टनिटी है जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड हैं तो जुड़ी हुई हैं। सम एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल दिए हैं बिजनेस के साथ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी मीन्स कि जो ऐसी घटना जो प्रिडिक्ट नहीं किसी ने की, मीन्स के कोई सोची नहीं हुई है, कोई ऐसी घटना, कोई लॉस हो जाए जो बंदे ने सोचा नहीं है और हो जाए, उसको अनसर्टनिटी बोलेंगे। तो ऐसी कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे प्रोडक्शन मे नॉट रीच टू द प्लान्ड आउटपुट, कि प्रोडक्शन भी जो प्लान्ड की थी मतलब आउटपुट, ठीक है, उस पर पहुंची नहीं। कि हाँ जी उसने पूछा था कि 10 मैंने एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने हैं बट वो उसमें पहुंचा नहीं, तो वहाँ पे अगर वो 10 प्रोडक्ट नहीं बना सका तो यानी कि प्रोडक्शन मीट नहीं हुई। मार्केटिंग एफर्ट्स में फेल ड्यू टू लोअर प्राइस और द बेटर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर। उसने वो 10 प्रोडक्ट बनाए, उसने प्राइस बहुत हाई रख लिया, बट उसके कॉम्पिटिटर गुड प्रोडक्ट्स वाले उसमें उसका प्राइस कम है, तो उसमें भी उसको रिस्क है। बिजनेस फाइनेंस में नॉट बी ईजिली अवेलेबल और मे बी कॉस्टलियर। कहते जो अगर मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस भी चाहिए, कहते वो भी रिस्क है, अगर वो अवेलेबल ही ना हो या अवेलेबल हो तो वो कॉस्टली हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी कहते रिस्क होता है। तो कहते ऊपर दी अब एग्जांपल्स हमें सुजेस्ट करती हैं कि जो रिस्क है उसको डिफाइंड किया जाता है कि फ्यूचर अनसर्टनिटी एज रिगार्डेड फाइनेंशियल लॉस। कहते रिस्क को डिफाइन किया जाता है कि जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में होने वाली मतलब वो घटना जिसके बाद हमें फाइनेंशियल लॉस हो, उसको रिस्क कहेंगे, ठीक है। द रिस्क इन्वॉल्वड इन द अबव एग्जाम्पल्स फॉर अंडर 2 कैटेगरीज। जैसे ऊपर एग्जाम्पल्स बताई हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं जो रिस्क है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बिजनेस रिस्क, दूसरा है प्योर रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट एक टेबल दिया है छोटा सा, तो उसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क की तो उसमें टेक्निकल है, न्यू टेक्नोलॉजी, सोशल में कंज्यूमर बिहेवियर, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, टैक्स पॉलिसीज, कंपटीशन, पॉलिटिक में वॉर या नेशनलाइजेशन, ठीक है। टेक्निकल में तो न्यू टेक्नोलॉजी मानो कोई प्रोडक्ट है उसने बनाया और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और उसका प्रोडक्ट पुराना हो गया टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। सोशल में कंज्यूमर बिहेवियर मींस उसने बर्गर बनाया, ठीक है, बर्गर बनाने की चलो कंपनी स्टार्ट की, बट बाद में ये हुआ कि बर्गर लोग पसंद ही नहीं कर रहे, तो कंज्यूमर बिहेवियर मींस कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया। और सोशल में ही है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मींस इंडस्ट्रियल के वर्कर कुछ प्रोटेस्ट कर दें, अनरेस्ट हो जाए, ठीक है, एंग्री हो, ठीक है, या तो उस कंडीशन में भी बिजनेस में लॉस होगा, यहाँ पे वहाँ पे भी सोशल में रिस्क रहेगा। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन में महंगाई होगी, कुछ टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिक में ही कंपटीशन है कि कोई कंपटीशन कंपनी आ जाए। पॉलिटिकल में है वार या नेशनलाइजेशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस रिस्क आर प्रोवाइडेड। नीचे दिए हैं बिजनेस रिस्क की एग्जाम्पल्स। कहते हैं प्रोडक्शन मे नॉट अचीव द प्लान्ड आउटपुट एट द प्लान्ड कॉस्ट ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इवेंट सच एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और इंक्रीज इन द देयर कॉस्ट एंड लेबर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स और वर्क टू रूल्स और गो स्लोली टैक्टिक्स एक्सेट्रा। कहते जो प्रोडक्शन है वो अगर किसी ने प्रोडक्शन मानो प्लान बनाया था कि हाँ जी इतनी प्रोडक्शन अचीव करनी है, बट वो अचीव कर नहीं पाए, ठीक है, वहाँ पे कहते उस अनसर्टन इवेंट में रिस्क है। या किसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो सकती है, रॉ मटेरियल्स की वजह से, या कहते हैं उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई या वहाँ पे लेबर प्रॉब्लम आ गई तो प्रोडक्शन में दिक्कत आए, यानी बिजनेस में प्रॉब्लम आई। या एक और है कि स्ट्राइक होगी वहाँ पे, ठीक है, कंपनी में कुछ भी हो सकता है, स्ट्राइक होगी उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क टू रूल्स गो स्लो टैक्टिक्स, और उन्होंने जो टैक्टिक्स बनाए थे, छोटे छोटे गोल्स बनाए थे, वो भी नहीं अचीव हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन अचीव नहीं हुई। और बिजनेस रिस्क और एग्जांपल दिए कहते हैं फर्म may fail to sell its product at the planned price because the competitors action in the term of reduced prices or the better products or changes in the fashion and consumer taste and performance or reduced consumer spending power due to recession unemployment etc। कहते कोई फर्म है वो अपना प्रोडक्ट प्रॉपर सेल नहीं कर पा रही जो उसने प्लान किया था उस प्राइस पे, क्योंकि कॉम्पिटिटर की वजह से, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने उसका प्राइस लो कर दिया या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बेटर है, ठीक है, या क्या है चेंज इन फैशन, या उस चीज़ का फैशन चला गया, या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो फर्म है वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाई, यानी उसको बिजनेस रिस्क हो गया। कुछ और कारण दिए हैं कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, क्यों, रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि किसी टाइम रिसेशन आ जाए या जो कंज्यूमर है उसका स्पेंडिंग पावर कम होगी ड्यू टू रिसेशन या उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कंज्यूमर की एक्सेट्रा। और प्रोडक्ट सेल इसलिए भी नहीं हो सकता अच्छे से क्योंकि उसमें भी एक और रिस्क रहता है, कहते हैं एक्सपोर्ट सेल्स में बी अफेक्टेड बाय द वॉर, चेंजेस इन एक्सचेंज कंट्रोल, टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटास। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो होता है किसी का काम, ठीक है, बाहर से एक्सपोर्ट करवाता है इंपोर्ट करवाता है, ठीक है, जो वैसे, तो उस केस में भी अगर कहते हैं वॉर कुछ हो जाती है, वार हो जाती है, तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट बढ़ जाते हैं,
ठीक है, तो तब भी उसको रिस्क होता है, वो अपने जो प्लान्ड प्राइस है उस पर वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द क्रेडिट और फाइनेंस। कहते हैं ज़्यादातर जो बिजनेस है वो क्रेडिट एंड फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं। क्रेडिट फॉर फाइनेंस, फाइनेंसिंग करवाते हैं अपने बिजनेस की, यानी कि वो लोन लेते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। वर्किंग कैपिटल में बी अफेक्टेड, बैंक क्रेडिट नॉट ईजिली अवेलेबल और देयर इज इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट। कई कई कहते हैं जो कैपिटल है, जो मनी है, वो बैंक पे डिपेंड करती है कि बैंक भी कभी उसको ईजिली वो क्रेडिट नहीं देता, लोन नहीं देता, या अगर लोन मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी बिजनेस रिस्क है। ठीक है, अनदर रिस्क इज़ अ फेलियर टू डेबिटर टू सेटल देयर डेबिट्स। कहते हैं एक और रिस्क है, जो डेबिटर है जिसने लोन लिया है उसका डेबिट, उसका लोन क्लियर होने में, सेटल होने में भी उसको दिक्कत आएगी। दिस प्रॉब्लम इज ऑफन एनकाउंटर्ड इन ओवरसीज ट्रेड वेयर द बायर्स मे बी अनएबल टू पे द बिकॉज ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। कहते ये जो डेबिटर और मतलब वो डेबिटर अपना डेबिट पे करने की जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं ये वाली ना प्रॉब्लम ओवरसीज ट्रेड में ज़्यादा देखी गई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, कुछ एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन की वजह से जो डेबिटर है वो अपना डेबिट क्लियर नहीं कर पाता, सेटल नहीं कर पाता, तो वो ये ओवरसीज ट्रेडर में देखी गई है प्रॉब्लम। ठीक है, और अदर रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कुछ इंपोर्ट करवा रहा है और उस वहाँ की गवर्नमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस प्रोडक्ट पर, तो उसको भी उस चीज़ का लॉस हो जाएगा, उसका मीन्स के उसको रिस्क रहेगा। हमारा 7वां पॉइंट है बिजनेस रिस्क आर ऑल्सो नोन एज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। जो बिजनेस रिस्क को स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या है कि हमें स्पेक्यूलेटिव का मतलब बिकॉज देयर आउटकम में बी लॉस और प्रॉफिट। स्पेक्यूलेटिव का मतलब है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। मान लो किसी ने 10 रुपये की चीज़ बनाई और उसका वो इतना चला कि वो उसको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, और मानो उसी बंदे ने 10 रुपये की चीज़ बनाई और बाद में कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, और उसको ये रिस्क है कि बाद में उसका प्रोडक्ट बिल्कुल भी सेल ना हो, यानी कि उसको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, इसीलिए इसे हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहेंगे। अंडर द कॉम्पिटिटिव कंडीशंस वन फर्म मे बी सफ़र अ लॉस बट अनदर फर्म मे बी मेक अ प्रॉफिट। देखो ये तो कॉम्पिटिशन है दोनों, मानो एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट दो कंपनियां बना रही हैं, मानो एक का लॉस हो रहा तो एक का तो प्रॉफिट भी तो होगा ना, तो ठीक है, तो ये स्पेक्यूलेटिव है। ठीक है, रिस्क बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है, और ये इसीलिए ये स्पेक्यूलेटिव है कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर एक कंपनी का फ़ायदा होगा, वन फर्म का फ़ायदा होएगा और दूसरे फर्म का तो नुकसान होगा ऑब्वियस। तो 8th पॉइंट है क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेक्यूलेटिव रिस्क आर डायनेमिक रिस्क। और स्पेक्यूलेटिव रिस्क के कहते हैं क्लोजली ना एक पास वाला रिस्क है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क के पास वाला डायनेमिक रिस्क। वो क्या होते हैं? कहते हैं जब इकोनॉमी में, सोशल में, टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट में या पॉलिटिकल में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, और पूरी मार्केट बदल जाएगी, तो उसको हम डायनेमिक रिस्क कहेंगे। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस रिस्क इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क और डायनेमिक रिस्क आर द एविडेंट एक्सपोजर ऑफ द इंडिविजुअल गवर्नमेंट टू द फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन। कहते हैं जो बिजनेस रिस्क है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क है या डायनेमिक रिस्क है, इसकी एग्जांपल ऑर्गेनाइजर और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हाँ जी इसमें कौन सा रिस्क, मतलब इसमें फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क की एग्जांपल्स उसके थ्रू पता चल सकती है। फाइनेंशियल मार्केट कंप्राइजेज सच एंटाइटीज़। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो कहते बनी हुई होती है बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, म्यूचुअल फंड्स में, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक्सेट्रा। कहते ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मैकेनिज्म है कि वो ना रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या पूलिंग ऑफ सेविंग, या पूलिंग करते हैं, कुछ सेव करते हैं, सेविंग एंड डिपॉजिट एंड इन्वेस्ट, या डिपॉजिट करते हैं या सम कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं ऑफ डिफरेंट सोर्सेज सब्जेक्ट टू पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के पैरामीटर पर उस जो उन्होंने कुछ सेविंग की उसको इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे। रिटर्न, लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी एंड कैपिटल एप्रिसिएशन।
तो इन सब की वो हेल्प से वो मनी को सेव करते हैं कि हाँ जी बाद में वो अपना रिस्क कवर कर सकें। डाइवर्सिटी लिक्विडिटी, मतलब उसमें कुछ अपने पास रखते हैं अमाउंट कि हाँ जी बाद अगर कुछ ऐसा टाइम आता है मुश्किल वाला तो उसको वो यूज़ कर लें। 11th पॉइंट हमारा, दीज बेनिफिट्स आर एक्सपोज्ड टू द वेरियस रिस्क फैक्टर्स सच एज रिसेशन इन द इकोनॉमी, फेशियल, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं ये जो बेनिफिट्स हैं उनको भी कई तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कहते हैं रिसेशन होगी इकोनॉमी में, कुछ गवर्नमेंट ने मनी में कुछ चेंज कर दिया, मॉनिटरी में कुछ चेंज हो गया या क्रेडिट पॉलिसी चेंज कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इन इम्प्रूडेंट मैनेजमेंट यानी कि इम्प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर तरीके की मैनेजमेंट नहीं रहेगी फंड की या इन्वेस्टमेंट की, तो क्या होगा, इनक्रीज बैड एंड डाउटफुल डेबिट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड सो फोर्थ, ठीक है। अगर कहते हैं इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगी फंड की या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, तो जो डेबिट्स है, जो लोन लिया है वो बैड होगा, मतलब वो उतार नहीं सकेंगे, यानी कभी दे दिया कभी नहीं दिया वैसा होगा, या डाउटफुल होगा कि पता नहीं कि हाँ जी दे सकेंगे कि नहीं सकेंगे, ठीक है। और उनके एसेट भी नॉन परफॉर्मिंग रहेंगे। और इसी तरह के कहते हैं कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर इम्प्रूडेंट मैनेजमेंट रहती है, यानी कि अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती फंड्स की और इन्वेस्टमेंट की। इसमें 12th पॉइंट हमारा, बिजनेस रिस्क नॉर्मली बेनिफिट सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, बट दे आर जनरली कंसिडर्ड लेस प्रेडिक्टेबल बिकॉज दे डू नॉट अकर विद एनी प्रिसाइज डिग्री ऑफ रेगुलरिटी। जो बिजनेस रिस्क है वो नॉर्मली कहते हैं वो उसको बिजनेस रिस्क से सोसाइटी को बेनिफिट होता है और इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। अगर कहते हैं लॉन्ग रन की बात करें, अगर लंबा बिजनेस चलता है तो वो सोसाइटी और इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। इकोनॉमी को सोसाइटी को बेनिफिट कैसे, अगर किसी का बिजनेस चलता है वो बंदा जॉब पे रखेगा, बंदे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बंदे का जो रहन सहन है वो अच्छा होगा, मीन्स के वो बेनिफिट करता है बिजनेस सबको। बट कहते हैं ये जो बिजनेस है, बिजनेस रिस्क है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते, उसको मतलब हम देख नहीं सकते फ्यूचर में भी हाँ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, और ना ही इसकी कोई प्रिसाइज डिग्री ऑफ रेगुलरिटी है कि हाँ जी भी ये रेगुलर रहेगा, प्रिसाइज नहीं है, ये पता नहीं है बिल्कुल सही है कि नहीं है, ये पता नहीं है इसकी रेगुलरिटी। नेक्स्ट 13 हमारा, बिजनेस रिस्क आर जनरली अनइंश्योरेबल। तो बिजनेस रिस्क आर अनइंश्योरेबल, तो बिजनेस रिस्क हैं उनकी इंश्योरेंस नहीं होती। These risks produce type of losses for which insurance cover cannot be provided because the insurer do not have a sufficient knowledge of the various factors which affect the losses। कहते हैं अभी इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं क्यों इंश्योरेंस नहीं करती बिजनेस रिस्क का, क्यों कहते हैं ये जो बिजनेस रिस्क है वो काफ़ी डिफरेंट तरह के लॉसेस प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से काफ़ी लॉसेस होते हैं। और जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको कहते हैं सफिशिएंट नॉलेज नहीं है इस जो ये वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन लॉसेस के फैक्टर्स की, इसलिए वो इंश्योरेंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दी है, कहते हैं बिजनेस रिस्क कहते हैं लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, कहते हैं एंड डिमांड और मार्केट फ्लक्चुएशन इन द प्राइसिंग और इंक्रीज्ड टैक्सेशन। कहते हैं जो अभी लॉस ऑफ अर्निंग हुई किसी बिजनेस की क्योंकि वहाँ पे डिमांड प्रॉपर पूरी नहीं हो पाई, या मार्केट फ्लक्चुएशन हुई कि कभी मार्केट का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, या टैक्सेशन बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया या कम हो गया, तो वैसे एंड कैनॉट बी कवर्ड अंडर द एन इंश्योरेंस पॉलिसी। और कहते हैं इसीलिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होते बिकॉज क्योंकि द इंश्योरर डू नॉट हैव द मीन्स टू मेजर द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स। कहते हैं उसके पास कोई मीन नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता जो इकोनॉमी वाले फैक्टर हैं उसको मेज़र करने का, उसको मापने का कि हाँ जी अगर बिजनेस का लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, उसको चेक करने का कोई उसके पास तरीका नहीं है, मीन नहीं है इकोनॉमिक फैक्टर को जांचने का, विच कुड कॉज दीज लॉसेज, जिसकी वजह से वो लॉस हुए हैं, ठीक है। वो वाले इकोनॉमिक फैक्टर जिसकी वजह से लॉस हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी को कोई उसके पास कोई तरीका नहीं है उसको मेज़र करने का, मापने का, इसलिए वो उसको कवर नहीं करती। इन अदर वर्ड्स अगर कहते दूसरे तरीके से कहें, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इंश्योरर टू असेस द रिस्क इन्वॉल्व एंड फिक्स प्रॉपर रेट्स एंड प्रीमियम।
कहते हैं अगर दूसरी तरफ से देखें तो इंश्योरेंस इस रिस्क को असेस नहीं कर सकता और ना ही प्रॉपर रेट्स फिक्स करता है, रेट ऑफ प्रीमियम फिक्स कर सकता है। ठीक है, 14th पॉइंट है हमारा, एट एनी रेट इफ़ कवर्स आर प्रोवाइडेड। अगर फिर भी कहते चलो कवर मानो उन्होंने असेस कर लिया और फिर भी एक मानो कवर दे दिया, ठीक है, बिजनेस रिस्क को, तो कहते इट वुड इनहेबिट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज इंश्योर्ड वुड बी टेम्प्टेड टू फॉल बैक अपॉन द इंश्योरेंस प्रोटेक्शन रादर देन मेक एफर्ट्स टू अवॉइड सच लॉसेस। तो जो बंदा जिसने बंदे ने इंश्योरेंस करवाई, इंश्योर्ड क्या करेगा, उसने कहे देखेगा कि मुझे तो बिजनेस रिस्क की इंश्योरेंस मिल गई है, तो वो कोशिश नहीं करेगा अपने बिजनेस को चलाने की, क्योंकि समझेगा कि मेरी तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिली है, और जो लॉसेस आएंगे उसको अवॉइड करने की कोशिश ही नहीं करेगा, मीन्स कि उसके बेनिफिट लेना चाहेगा। इसलिए वो एक तो ये कारण है कि वो इसलिए वो करते नहीं हैं। दीज रिस्क हैव टू बी अवॉइडेड, कहते हैं जो बिजनेस रिस्क हैं वो अवॉइड हो सकते हैं, कंट्रोल्ड हो सकते हैं बाय द जर्नल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो ये बिजनेस रिस्क हैं वो जर्नल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, वो कंट्रोल्ड हो सकते हैं या अवॉइड किया जा सकता है उसको। जैसे कौन से एरिया में, जैसे प्रोडक्शन में, मार्केट में, फाइनेंस में, रिसर्च में एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, कहते हैं दीज रिस्क आर मैनेज्ड बाय द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स अदर देन इंश्योरेंस। कहते हैं ये जो रिस्क हैं वे स्ट्रेटजी, एक तरीका बना के, कोई टेक्निक्स बना के उसके थ्रू इसको मैनेज किया जा सकता है, कि ना कि इंश्योरेंस से मैनेज होगा। मैंने इसमें हैश लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जर्नल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी रिस्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, एक जर्नल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल मैनेजमेंट। पीछे हम स्पेकुलेटिव, डायनेमिक रिस्क ये पढ़ के गए हैं, तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, डायनेमिक रिस्क क्या होता है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना, पीछे वाला भी पढ़ना। ओके, 15th हमारा है, एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट will invest his capital and accept the various risks that are involved in the enterprise, for he will aware that without risk he will be there will be no gain। कहते हैं अगर कोई एंटरप्राइज बिजनेसमैन है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना पैसा, ठीक है, और समय इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उस बिजनेस में, और वो अच्छी तरह से जानता है, उसको पता है, वेल अवेयर है कि विदाउट रिस्क कि बिना कोई रिस्क लिए कोई गेन नहीं हो सकता, कुछ मिल नहीं सकता बेनिफिट। इनफैक्ट इफ़ रिस्क वर अवॉइडेड, अगर कहते हैं रिस्क को अवॉइड किया जाए, अगर मानो रिस्क को बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि हाँ जी मैंने तो रिस्क लेना नहीं है, तो क्या होगा, देयर वुड हैव बीन नो प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो कहते हैं ह्यूमन एंडेवर में कि ह्यूमैनिटी में कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी, अगर कोई बंदा रिस्क ही नहीं लेगा तो प्रोग्रेस ही नहीं होगी। दस इसीलिए कहते हैं ऑल इकोनॉमी एंटरप्राइज प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ अनसर्टनिटी बेयरिंग। तो कहते हैं अभी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज में, इकोनॉमिक वर्ड में, तो प्रॉफिट उसको ही मिलेगा जो अनसर्टनिटी मीन्स रिस्क को बियर करेगा, एंड इज रीजनेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो रिस्क है वही उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल लगा, मीन्स कि वो अगर रिस्क लेगा तो भी उसका प्रॉफिट होगा, तभी उसका फ़ायदा होएगा, वो ग्रोथ करेगा, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। हमारा 16th पॉइंट है, द अदर टेक्निक्स आर कंट्रोल ऑफ बिजनेस रिस्क एट ए स्पेसिफिक लेवल बाय फंक्शनल मैनेजमेंट। तो फंक्शनल मैनेजमेंट हमने पढ़ा, ऊपर लिखा होता है ना, दो तरीके हैं जिससे हम रिस्क अवॉइड कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, पहला है जर्नल मैनेजमेंट, दूसरा है फंक्शनल मैनेजमेंट। अभी फंक्शनल मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे उसके थ्रू हम इस बिजनेस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द फंक्शनल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल दी है, कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अंडरटेक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंट ऑपरेशन और प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, provision of adequate supply of raw material through buffer stock and alternative sources of supply। Marketing management may conduct extensive market research for their existing or new products। जो फंक्शनल मैनेजमेंट में क्या है, अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट
उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग करें कि हाँ जी कितनी प्रोडक्शन करनी है, एफिशिएंट ऑपरेशन हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी प्रॉपर प्लांट की वो प्लानिंग करें, इक्विपमेंट देखें कि है कि नहीं है, एडुकेट चेक करें कि प्रॉपर सप्लाई हो, एडुकेट मींस प्रॉपर सप्लाई हो रही है रॉ मटेरियल के नहीं, थ्रू द बफर स्टॉक, या कुछ बफर स्टॉक बना के रखे कि हाँ जी अगर सपोज उनके पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए या रॉ मटेरियल कहीं पे आ रहा है अभी तक पहुंचा नहीं है फैक्ट्री में, तो उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल हो कि वो पहले ही बफर स्टॉक रखें। ठीक है, कि अगर उनके पास रॉ मटेरियल ना पहुंचे और वो उस रॉ मटेरियल क्या होता है कि जो कच्चा माल जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो रॉ मटेरियल है, तो कहते हैं वो रॉ मटेरियल भी बफर स्टॉक से यूज़ कर लें कि उनकी प्रोडक्शन रुके ना। एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई, या कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज से, अल्टरनेटिव मीन्स कुछ मतलब पहले तो मानो वो मुंबई से मंगवा रहे थे यहाँ पर अपनी फैक्ट्री से, बट अल्टरनेटिव सोर्स देखें कि हाँ जी अगर मुंबई से आने में डिले हो रही है तो पास हमारे नियर बाय कौन सा अल्टरनेटिव सोर्स पड़ता है, मीन्स के और तरीका क्या है जिससे वो प्रोडक्शन ना रुके। तो ये एक फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस रिस्कों को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंडक्ट एक्सटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च फॉर देयर एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट्स। कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट है एक जिसके थ्रू वो एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मीन्स एक प्रीवियस मार्केट को चेक कर सकते हैं या दूसरी जो इकोनॉमिक मार्केटिंग है उसको रिसर्च कर सकते हैं, हाँ जी कि क्या किस चीज़ में फ़ायदा है किस चीज़ नुकसान है, उसकी रिसर्च करके तो उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट में, ठीक है, और उससे भी वो ग्रोथ कर सकते हैं और उसको जो बिजनेस रिस्क है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। 17 पॉइंट है हमारा द माइक्रो लेवल जर्नल इंश्योरेंस मैनेजमेंट में अडॉप्ट टू सर्टन स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द रिस्क। जो माइक्रो लेवल वाले बिजनेस होते हैं, ठीक है, उनमें कहते हैं कि जर्नल मैनेजमेंट होती है एक वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं जो बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन में होता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी एंटरप्राइज। एक मॉडर्न फीचर है कहते हैं इकोनॉमी का। A manufacturer who produces the product, a wide diversity of the product is less susceptible to the losses than the one who concentrate on a single product. डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि मानो एक कंपनी है, ठीक है, एक बंदा है, वो मान लो वो बना रहा है बर्गर, ठीक है, हम अगर फूड वाले कुछ बात करें तो वो बर्गर बना रहा है। अगर मानो उसमें बाद में रिस्क हुआ कि हाँ जी कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ गया और बर्गर पसंद नहीं करा, तो वो मानो सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, बट अगर बर्गर खाना ही लोगों ने छोड़ दिया तो उनको नुकसान हो गया। बट अगर वो ये करे कि बर्गर के साथ कुछ और खाने वाली आइटम डिफरेंट बनाए, सपोज बर्गर लोग खाना बंद कर देंगे, वहाँ पर उसको लॉस हो गया, बाकी 3 आइटम है तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। मीन ने उसने अपना लॉस डाइवर्ट कर दिया डिफरेंट काइंड पे, ठीक है। अगर एक पे उसको लॉस हुआ बट बाकी में तो फ़ायदा हो जाएगा ना, तो वो हो गया हमारा डाइवर्सिफिकेशन। अभी डाइवर्सिफिकेशन में ऑल्सो भी अचीव्ड बाय जोग्राफिकल लोकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं जोग्राफिकल लोकेशन में भी अचीव की जा सकती है। इफ़ बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड ऑन द वर्ल्ड वाइड स्केल, अगर कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड वाइड स्केल पे काम कर रहा है, ट्रांजैक्ट हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शंस हो रही है वर्ल्ड वाइड स्केल पर, लॉसेज इन द वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मे बी बैलेंस्ड बाय द प्रॉफिट इन अदर एरिया। अगर मानो किसी वर्ल्ड में, एक कंट्री में या एक पार्ट में वर्ल्ड के कहीं पे लॉस हुआ तो दूसरी तरफ फ़ायदा भी तो हो रहा है ना। एक तरफ नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ फ़ायदा भी तो हो रहा है, तो जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है उसका प्रॉफिट इसको मैनेज कर लेगा, ठीक है, उसको बैलेंस कर देगा। A wholesale merchant who would like to deal with many customers than with a few large ones is adopting the same principle. तो कहते हैं जो होलसेल मर्चेंट्स हैं वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। रिस्क में बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज कैपिटल, अ सोल प्रॉपर्टी राइटर मे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अदर्स सो दैट लॉसेस एंड प्रॉफिट आर स्प्रेड ओवर द वाइडर फील्ड। अभी जो सोल प्रॉपर्टी राइटर हैं, ठीक है, वो कहते हैं जो रिस्क है वो लार्ज कैपिटल पे भी स्प्रेड किया जा सकता है। ट्रांसफ़र स्प्रेड मतलब बिखेर दिया जा सकता है, मीन्स के रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया
कर सकते हैं। ए सोल प्रॉपर्टी राइटर, जो एक बिजनेस वाला बंदा है अकेला, मे एंटर इनटू पार्टनरशिप, वो दूसरे बंदे के साथ पार्टनरशिप करता है, अदर सो दैट लॉसेज एंड प्रॉफिट्स आर स्प्रेड ओवर द वाइडर, जो लॉसेज हैं और प्रॉफिट हैं वो स्प्रेड हो जाएं दूसरे बंदों के साथ। अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो एक को नुकसान होगा, अगर उसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 को प्रॉफिट भी होगा और 10 को नुकसान भी हो सकता है, मीन्स कि उसका लॉस कम हो जाएगा 10 पार्ट्स में। The principle of spreading risk over large capital lies at the basis of the modern joint stock companies with a large body of shareholders so the contribute to the capital। तो अभी इस क्राइटेरिया को कैसे फॉलो किया जा सकता है कि जो जैसे अभी मॉडर्न में जो कंपनीज है लार्ज कैपिटल्स हैं उसमें ना मॉडर्न ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं जिसमें से वो उनके स्टॉक खरीद लेते हैं शेयर होल्डिंग में, जैसे होता है ना डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो शेयर होल्डर वालों ने उनके स्टॉक खरीदे, मीन्स के अगर उस बंदे का फ़ायदा होएगा तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होएगा, अगर नुकसान होगा तो उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, आगे इस सिचुएशन को और बताया गया है 20 वाले पॉइंट में, कहते हैं this institution permits a large capital to be invested in an enterprise and allow a large scale manufacturing operation with the loss spread over a large number of investing people public। अभी जो इन्वेस्ट उस कंपनी में जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक मैन्युफैक्चरिंग का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है उसका लॉस उन इन्वेस्टिंग पब्लिक के पास भी चला जाएगा जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी इन्वेस्टर अभी मानो एक बंदे का नुकसान होया, अभी कितने बंदे का हो गया नुकसान, इन्वेस्टिंग पब्लिक का भी हो गया, बट अभी जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है आर टू एनेबल टू स्प्रेड द रिस्क टू देयर कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्टॉक कंपनीज। अभी जो इन्वेस्टर क्या करते हैं वो एक कंपनी में नहीं करते, ठीक है, मानो एक कंपनी को लॉस हो गया तो उनका भी तो लॉस हो जाएगा ना टोटली, तो वो अपना लॉस कैसे कम करते हैं इन्वेस्टर्स, वो अपना लॉस ऐसे कम करते हैं कि वो आगे डिफरेंट स्टॉक कंपनीज में स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं कि मानो एक कंपनी से उन्हें नुकसान हो जाता है तो एटलीस्ट दूसरी कंपनी से तो उन्हें फ़ायदा हो, और वो उस प्रॉफिट को जो दूसरी कंपनी से हुआ है और एक उस कंपनी से जिससे नुकसान हुआ है उसके इकोनॉमिक लॉस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी 21 पॉइंट है, कहते हैं रिस्क कैन not only be spread over a large capital or a wider area, they can also spread over a period of time। कहते हैं वो सिर्फ हम उसको स्प्रेड नहीं कर सकते, उसको लार्ज मतलब काफ़ी लंबे समय तक उसको चला सकते हैं। लंबे समय तक चलाने से अगर कोई रिस्क को क्या होता है वो आगे बढ़ेंगे, कहते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रिस्क इंकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक कंडीशन। कहते हैं उस बिजनेस में मानो अगर वो लंबे समय चल रहा है उसमें फ्लक्चुएशन भी होगी, कैसे जब रिसेशन आएगा तो उसको नुकसान होगा, रिसेशन मीन्स महंगाई आएगी तो उसको नुकसान होगा, एंड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बट बाद में उसको पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी मीन्स उसके खुशहाली वाले दिन भी तो आएंगे। अगर मानो उसको नुकसान होगा तो लंबे समय, मानो एक बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है, पहले वो लॉस में चला गया, बट पॉसिबिलिटी है कि हाँ जी ऐसे हो सकता है कि बाद में वो बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो मे बी एवरेज इन टाइम, तो लंबे समय तक। टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए कहते हैं रिजर्व्स फंड आर क्रिएटेड, जो रिजर्व एक फंड जो होता है उसको क्रिएट किया जाता है। रिजर्व फंड क्या है कि हाँ जी एक एक्स्ट्रा मनी, सेपरेट मनी रखी जाती है, उसको रिजर्व फंड हो गए, क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो उससे रिजर्व फंड रखे जाते हैं इन द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज टू बी यूटिलाइज्ड इन बैड ट्रेडिंग कंडीशंस। तो यूटिलाइज करने के लिए कि हाँ जी अगर बैड कंडीशन आएगी, ट्रेडिंग कंडीशन आएगी, तो जो हमने रिजर्व फंड क्रिएट किया है उस प्रॉफिट से उनको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में रख देंगे, और जब जो बैड ट्रेडिंग कंडीशन आएगी तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और टेबल है यहाँ पे प्योर रिस्क के बारे में। यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर रिस्क, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं प्योर रिस्क की। जैसे प्योर रिस्क का केमिकल है, उसमें फायर हो लग सकती है, आग लग सकती है, एक्सप्लोशन हो सकता है। नेचुरल में साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ गई, फ्लड आ गया या भूकंप आ गया, वो हो गया। सोशल में राइट हो सकते हैं, स्ट्राइक हो सकती है।
थेफ्ट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, नेग्लिजेंसी, ये नेग्लिजेंसी किसी की गलती भी हो सकती है सोशल में। टेक्निकल में मशीनरी ब्रेकडाउन, कोई मशीन ख़राब होगी प्रोडक्शन में कुछ ऐसा, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल में क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, किसी बंदे की डिसेबलमेंट हो सकती है, मीन्स कोई अंग काम करना बंद कर जाए तो उसको डिसेबलमेंट होगी। सिकनेस होगी, बंदा बीमार हो गया तो वो भी एक प्योर रिस्क है। तो ये प्योर रिस्क की एग्जाम्पल है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे आपने याद करने हैं।